वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का यह वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 से संबंधित है। चैप्टर 3 इमर्जेंस ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय है। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। इस विघटन की प्रक्रिया में जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, ठीक वैसे वैसे कई छोटे छोटे राज्यों का उदय भी हुआ। इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम उन्हीं छोटे छोटे राज्यों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कई छोटे छोटे राज्यों के नाम भी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हैदराबाद, अवध, बंगाल, कर्नाटक, पंजाब में सिख, राजपूत, मराठा, जाट, बंगस पठान, रूहेले, हैदर अली मैसूर में और त्रावणकोर। इसके अलावे भी और कई राज्य बने मुगल साम्राज्य से टूट करके। आइए हम एक एक करके इन सभी राज्यों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऑलरेडी 2 वीडियोस, चैप्टर 1 जिसमें हमने लेटर मुगल एम्पायर्स के बारे में वीडियो है, और दूसरा वीडियो जो चैप्टर 2 का है वो रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से संबंधित है, मतलब मुगलों के पतन के कारण से संबंधित है। ये तीसरा वीडियो इस सीरीज का है जो छोटे स्वतंत्र राज्यों के उदय से संबंधित है। आइए आज का चैप्टर स्टार्ट किया जाए। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक मैप है। ये मैप उस समय के तात्कालिक इंडिया का है। इसमें कई छोटे छोटे राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे जो मुगल साम्राज्य से अलग होकर के स्थापित हुए, या इसे ऐसे समझा जाए कि कई छोटे छोटे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र अनाउंस कर दिया। मुगल वंश का अंतिम योग्य बादशाह जो था वो औरंगजेब था, जो 6ठे नंबर का बादशाह है। औरंगजेब की कई नीतियां ऐसी थी जिनके कारण साम्राज्य में बिखराव आरंभ हुआ। और अगर आप मैप देखें तो सबसे उत्तर से अगर देखा जाए तो उत्तर में यहाँ पंजाब में सिख, थोड़ा नीचे आए तो आपका जाट राज्य, इधर बगल में गुजरात, मालवा, यूपी और जो बिहार का एरिया है उधर अवध, ये बंगाल, ये मराठों का क्षेत्र, इधर दक्षिण में ये हैदराबाद। इस तरह के और कई राज्यों का उदय हुआ मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ साथ। 1761 आते आते तक मुगल साम्राज्य जो है वो नाम मात्र के लिए केवल साम्राज्य रह गया, क्योंकि उसकी कमजोरियों के कारण स्थानीय शक्तियों ने स्वाधीनता के अपने अपने उन्होंने दावे किए। फिर भी प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह की सत्ता जो थी वो कायम रही, वो जारी रही, क्योंकि अभी भी उसे राजनीतिक वैधता का स्रोत माना जाता था। अब अगर नए राज्यों के उदय के बारे में देखा जाए तो नए राज्यों ने सीधे मुगल साम्राज्य की सत्ता को चुनौती जो है वो नहीं दी, और अपने शासन के औचित्य के लिए लगातार उस मुगल सत्ता का अनुमोदन भी वो चाहते रहे। शासन के अनेक क्षेत्रों में इन राज्यों ने मुगल संस्थाओं और प्रशासनिक तंत्र को हूबहू जारी भी रखा। जहां परिवर्तन आए और आए भी, वहां वे अपेक्षाकृत धीरे धीरे क्षेत्रों में शक्ति के बदले हुए जो समीकरण थे उसमें अपना सामंजस्य स्थापित किया उन छोटे छोटे राज्यों ने। इसलिए 18वीं सदी में इन राज्यों का उदय राज व्यवस्था की पतन, मतलब मुगल साम्राज्य में जो राज व्यवस्था थी उसके पतन की बजाय उसका रूपांतरण कहना ज्यादा ठीक होगा। यह शक्ति के विकेंद्रीकरण का सूचक था, न कि शक्ति के शून्य या राजनीतिक अव्यवस्था का। अब देखिए यहाँ पर जो राज्य स्तरीय सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं उसमें से एक प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, और वो प्रश्न इस प्रकार से
कि मुगल साम्राज्य 1707 के बाद मुगल साम्राज्य में जो विघटन आरंभ हुआ, वो राजव्यवस्था का पतन न होकर राजव्यवस्था का रूपांतरण था। समझाइए। या फिर इसी को इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि 1707 के बाद की भारत की राजनीतिक स्थिति में जो परिवर्तन हुए, वो सत्ता का या शक्ति के विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण थे। इसको समझाइए। आगे बढ़ते हैं। ये नए राज्य विभिन्न प्रकार के थे और उनके अलग अलग इतिहास भी थे। उनमें से कुछ की स्थापना मुगलों के सूबेदारों ने ही की, कुछ की मुगल साम्राज्य से विद्रोह करने वालों ने की, और जिन थोड़े राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया, वे वही थे जो पहले से स्वतंत्र मगर निर्भर राज्यों की तरह काम करते आ रहे थे। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर उस समय के तात्कालिक भारत का चित्रण किया जाए तो भारत में 3 प्रकार के राज्य उस समय जो है वो दृष्टिगत होते हैं। कौन से 3 प्रकार के हैं? उनको अगर देखा जाए तो पहले वे राज्य हैं स्टेट्स दैट वेयर ओल्ड मुगल provinces like Awadh, Bengal and Hyderabad. Although extremely powerful and quite independent, the rulers of these states did not break their formal ties with the Mughal emperors. कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे राज्य थे जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये राज्य मुगल सत्ता के अधीन ही थे, लेकिन यहाँ के शासक स्वतंत्रता पूर्वक अपने राज्य का शासन चलाते थे और मुगल सत्ता को नजराना भी, वार्षिक नजराना जो हुआ करता था, वार्षिक कर जिसको कहते थे, वो भी देते रहते थे, लेकिन अपने आप में वो स्वतंत्र थे। एक दूसरे प्रकार के राज्य वो हैं स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर। दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज। कुछ राजपूत राज्य ऐसे भी थे जो वतन जागीर के रूप में राजपूतों को दिए गए थे, मुगल सत्ता के द्वारा ही दिए गए थे, और वो वहां पर राजपूत राजा शासन करते थे। एक तीसरे प्रकार के राज्य जो थे उनके बारे में अगर देखा जाए तो स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख एंड अदर लाइक जाट्स, बुंदेल्स, they all had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle. तीसरे प्रकार के जो राज्य हैं वो वैसे राज्य हैं जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से अपने राज्य को स्वतंत्र करवाया। तो कुल मिला के 3 प्रकार के राज्य हुए। एक राज्य जो मुगल सत्ता के अधीन होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने राज्य का शासन चला रहे थे। दूसरे वो जिनको मुगल सत्ता ने ही आंशिक स्वतंत्रता जो है वो दे रखी थी वतन जागीर के रूप में। और तीसरे प्रकार के राज्य वो थे जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से अपने राज्य को स्वतंत्र करवाया था, जैसे मराठा थे, सिख थे, बुंदेल थे, जाट थे इत्यादि। बंगाल, हैदराबाद और अवध इस अर्थ में मुगल साम्राज्य के 3 उत्तराधिकारी राज्य थे। 3 उत्तराधिकारी राज्य, हैदराबाद, बंगाल और अवध, जिसकी स्थापना उन मुगल सूबेदारों ने की जिन्होंने केंद्र के साथ औपचारिक रूप से अपना संबंध कभी भी नहीं तोड़ा, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर शक्ति के व्यवहार में लगभग स्वतंत्रता का हमेशा प्रयोग करते रहे। अब अगर बंगाल की कहानी के बारे में चर्चा की जाए तो 1717 में मुर्शिद कुली खां के सूबेदार बनने के बाद बंगाल सूबा या प्रांत मुगलों के नियंत्रण से धीरे धीरे स्वतंत्र होता गया। औरंगजेब ने आरंभ में उससे भू राजस्व प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बंगाल का राजस्व संग्राहक या दीवान के रूप में नियुक्त किया था। फिर 2 साल के छोटे अंतराल के बाद अगले बादशाह जो है आपके बहादुर शाह फर्स्ट ने उसे उसी पद पर फिर से उसकी नियुक्ति कर दी, मतलब बंगाल का दीवान बनाया। बाद में जब फर्रुखशियर बादशाह बना तो उसने इस पद पर मुर्शिद कुली खां की नियुक्ति को पक्का कर दिया और साथ ही उसे बंगाल का नायाब सूबेदार और उड़ीसा का भी सूबेदार बना दिया। औरंगजेब के द्वारा ही शुरुआत में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। यह बात हाईलाइट करके यहाँ बताई हुई है, आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे होंगे, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा।
गवर्नर मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को फिर ढाका से मुर्शिदाबाद नामक एक शहर स्थापित कर वहां स्थानांतरित किया। उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्व वसूली रोककर अपने राज्य के हितों की रक्षा की कोशिशें भी की, प्रयास भी किया। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मुर्शीद कुली खां की एक तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं तो मुर्शीद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन, जो उसका उत्तराधिकारी बना। दामाद था। अब देखिए, इतिहास में जो दामाद लोग हैं उनकी अच्छी खासी पूछ हुई है, कई जगहों पर यह उदाहरण मिलेगा आपको। तो मुर्शीद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन, जो उसका उत्तराधिकारी बना, और उसने जो है बिहार के सूबे को भी बंगाल का हिस्सा बनाया। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको जरूर याद रखिएगा। मुर्शीद कुली खां और उसके उत्तराधिकारी नवाबों द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रशासन स्वतंत्र शासकों के द्वारा की तरह किया गया। फिर भी उन्होंने मुगल शासक को लगातार वार्षिक नजराना या राजस्व जो भेजा जाता था वो भेजना जारी रखा। बंगाल के नवाबों का विवरण आगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे उसके बाद उसका अगला व्यक्ति जो बना वो है सरफराज खां, ये सुजाउद्दीन खां का पुत्र था। उसके बाद अलवर्दी खां उसका दोस्त मित्र था। उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर कासिम। अगर अलवर्दी खां के बारे में देखा जाए तो अलवर्दी खां ने मुगल शासक को 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर यह फरमान प्राप्त किया या आदेश प्राप्त किया और अपने शासन को वैधानिक आधार प्रदान किया। उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र मतलब नाती, बेटी का बेटा नाती सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी अनाउंस कर दिया। सिराजुद्दौला की तस्वीर आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रही होगी। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने से रोका, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उसके आदेश को न मानने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हो गए। कौन सा युद्ध हुआ? 1757 में बैटल ऑफ पलासी की लड़ाई। पलासी का युद्ध जो है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अब और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। पलासी की जो लड़ाई है सन 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। इसमें कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। हार होने के कारण थे, मुख्य कारण यह था कि इसका सेनापति जो था मीर कासिम, ये अंग्रेजों से जा मिला था। अगला नवाब बना मीर कासिम। तो मीर कासिम ने बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। क्यों सौंप दी भाई? नवाब बनने की खुशी में। क्योंकि मीर कासिम को अंग्रेजों ने ही नवाब के रूप में प्रोजेक्ट किया था और बनवाया था सिराजुद्दौला को हरा करके। इस खुशी में उसने बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक राजस्व और सैन्य सुधारों को भी लागू किया। मीर कासिम ने जब अंग्रेजों की बात मानने से थोड़ा आनाकानी करने लगा, इनकार किया, तो उन लोगों ने मीर कासिम के फिर से दामाद मीर जाफर, अब ये मीर कासिम का दामाद है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार तथा 24 परगना की जमींदारी जो है वो अंग्रेजों को प्रदान की। लेकिन बाद में फिर से मीर जाफर को हटा दिया गया था नवाब के पोस्ट से, और मीर कासिम को फिर से दोबारा जो है बंगाल का नवाब बनाया गया था। इसी दरमियान 1763 में उसे ब्रिटिशों के द्वारा दोबारा गद्दी पर भी बैठा दिया गया, वो मैंने बता दिया है। अगला जो नवाब बना वो नज्मुद्दौला है। असल हुआ है क्या कि इसी बीच आपको बक्सर की लड़ाई हुई है 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां युद्ध हुआ था 1764 का युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट है और बंगाल की हिस्ट्री में, संयुक्त बंगाल के हिस्ट्री में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। अगला नवाब बना नज्मुद्दौला, यह मीर जाफर का पुत्र था।
तो बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ, इसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने युद्ध किया। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इन तीनों की संयुक्त सेना की हार हो गई और युद्ध के एक साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई। संधि के निर्णयों के अनुसार इन तीनों को युद्ध की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इन सभी बातों को जानने के बाद निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व से स्वतंत्र हो गया। मुर्शिद कुली खां ने अपनी योग्य प्रबंधन क्षमता के द्वारा बंगाल को समृद्धता के शिखर तक पहुंचाया था, परंतु उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य हुए नहीं, जिसके कारण 1764 आते आते 64-65 आते आते बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। आगे अब दूसरा देखते हैं, अवध के बारे में। अवध, ये अवध का क्षेत्र जो है वो उत्तर भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है, इस जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी हिस्सा शामिल था। प्राचीन कौशल प्रदेश के नाम की राजधानी अयोध्या के नाम पर इसका नाम अवध रखा गया था, अवध पड़ा था। सन 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा फारस के 16वीं सदी में यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया और 1856 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में अंततः मिला लिया गया। सियादत खां को अवध का सूबेदार बनाए जाने के बाद अवध सूबे को स्वतंत्र राज्य जो है अनाउंस कर दिया गया था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक भी इसे कहा जाता है, शहादत खां को। शहादत खां ने सैयद बंधुओं को हटाने में भी सहयोग किया था। बादशाह ने शहादत खां को नादिर शाह के साथ वार्ता के लिए नियुक्त किया था, ताकि वह एक बड़ी रकम के भुगतान के एवज में अपने देश लौट जाए। कौन? नादिर शाह, और शहर को तबाह करने से उसे रोका जा सके। लेकिन जब नादिर शाह को उस रकम का भुगतान नहीं किया गया तो उसका परिणाम दिल्ली की जनता को नरसंहार के रूप में उठाना पड़ा। सादत खान ने भी शर्म से अपमान के कारण अपनी आत्महत्या कर ली। कुल मिलाकर बात ये आपको याद रखनी है कि अवध का संस्थापक, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था। सादत खां ने आत्महत्या कर ली थी आगे चल करके। सादत खां के बाद अवध का जो अगला नवाब हुआ उसका नाम था सफदरजंग। इसने जिसे मुगल साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त किया गया था। आगे उसका पुत्र जो हुआ वो हुआ सुजाउद्दौला। अवध ने एक शक्तिशाली सेना का जो है गठन किया, जिसमें मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू नागा सन्यासी भी शामिल थे। अवध के शासक का प्राधिकार दिल्ली के पूर्व में स्थित रुहेलखंड के क्षेत्र तक विस्तृत था। उत्तर पश्चिमी सीमांत की पर्वत श्रृंखलाओं से बड़ी संख्या में अफगान, जिन्हें रोहिला कहा जाता है, वहां आकर बसे थे। अवध के नवाबों का विवरण अब हम देखते हैं एक एक करके। तो संस्थापक का नाम तो आपने सबने अब जान लिया है, सादत खां। पूरा नाम स्क्रीन पर आप देख लें, पूरा नाम क्या है? सादत खां बुरहानुल मुल्क। 1722 में अवध का स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना की थी इसने, और उसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा जो है गवर्नर भी बनाया गया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय साम्राज्य की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी इसने। अंततः इज्जत और सम्मान की खातिर अपमान से बचने के लिए इसने आत्महत्या कर ली थी। अगले जो नवाब हुए उनका नाम था सफदरजंग अब्दुल मंसूर। ये दामाद, फिर से दामाद आ गए हैं, सादत खां का दामाद था। 1748 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मानपुर के युद्ध में इसने हिस्सा लिया था। अगले अगर नवाब के बारे में हम देखें तो अगले नवाब का नाम है सुजाउद्दौला। यह सफदरजंग का पुत्र था और अहमद शाह अब्दाली का सहयोगी भी था। उसने अंग्रेजों के सहयोग से रोहिलाओं को हराकर 1755 में रोहेलखंड को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। अगले नवाब का नाम है अशफुद्दौला।
इनमें है कि वह लखनऊ की संस्कृति को प्रोत्साहित करने और इमाम बाड़ा तथा रूमी जो दरवाजा है जैसी ऐतिहासिक इमारतें बनवाने के लिए प्रसिद्ध हैं। 1755 में अंग्रेजों के साथ इसने फैजाबाद की संधि भी की थी। अवध के आखिर नवाब हुए वह थे वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब। इन्हें अख्तर प्रिया और जान ए आलम के नाम से भी जाना जाता है। उनके समय में ही ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को कुशासन के आधार पर याद रखना होगा आपको, अवध को कुशासन के आधार पर जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। वह संगीत, नृत्य और शास्त्रीय संगीत के शौकीन थे, जिसे कालका विदा जैसे कालका कलाकार भाइयों को अपने दरबार में शरण भी दी थी। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि अवध अपनी उपजाऊ भूमि के कारण हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। अंग्रेजों ने भी अपने स्वार्थ के लिए इसी उपजाऊ भूमि का इस्तेमाल किया, इसका दोहन किया और अंततः 1856 आते आते कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब पर इसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अगला जिस राज्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैसूर राज्य। मैसूर राज्य का इतिहास जो है इसके बारे में, तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, विजयनगर साम्राज्य आप जानते हैं हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 ईस्वी में हिंदू वडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। वडियार वंश के अंतिम शासक, जिनका नाम था चिक्का कृष्णराज द्वितीय, स्क्रीन पर आप देखते रहे, चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासन काल में वास्तविक सत्ता जो थी वो देवराज या दवलाई उसका भी नाम है, जो सेनापति था, और नंजराज सर्वाधिकारी या वित्तीय राजस्व का नियंत्रक के हाथों में आ गई थी। नंजराज जो है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिल गया, तिरुचिरापल्ली या तमिलनाडु पर कब्जा भी कर लिया गया। बाद में यह क्षेत्र पेशवा और निजाम के बीच विवाद का विषय बन गया था। सन 1761 में हैदर अली ने, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी, मैसूर के राजवंश वडियार राजवंश को हटाकर वहां अपनी सत्ता जमा ली। कहने का मतलब यह है कि मैसूर राज्य में वडियार वंश का शासन था। बाद में हैदर अली ने 1761 में वडियार वंश को वहां से रिप्लेस करके मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया। अब हैदर अली के बारे में, हैदर अली अपने राज्य की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हैदराबाद के निजाम और मराठों से भी उसे लड़ना पड़ा। उसने निजाम और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर सन 1767 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी और 4 अप्रैल 1769 को उन्हें मद्रास की संधि के रूप में अपनी शर्तों को मानने के लिए मजबूर कर दिया कंपनी के अधिकारियों को। सन 1780 से 84 के बीच हुए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी उसने निजाम और मराठों के साथ मिलकर 1782 ईस्वी में अंग्रेजों को हराया, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने के कारण 1782 में ही उसकी मृत्यु हो गई। किंतु उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा और अब मद्रास की सरकार, जो कंपनी की सरकार थी, ने यह समझ लिया कि आगे युद्ध को और जारी रखना उसके सामर्थ्य से बाहर की बात है। अतः उसने 1784 में संधि कर ली कंपनी ने, जो मंगलोर की संधि कहलाती है। तो बेसिकली आपको दो बातें यहां पर याद रखनी है। पहली बात कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुई उसे मद्रास की संधि कहा जाता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच चला, लेकिन 1780 से 1782 के बीच हैदर अली ने युद्ध किया। 82 में उसकी जो है मृत्यु हो गई। 82 से 84 अंतिम जो 2 साल है युद्ध के, वो उसके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया और युद्ध के बाद जो संधि हुई 1784 में उसे मंगलोर की संधि कहा जाता है। अब टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा देखते हैं। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। उसके बाद मैसूर राज्य की सत्ता भी टीपू सुल्तान ने ही संभाली और वीरता पूर्वक अंग्रेजों से युद्ध लड़कर अपने राज्य की रक्षा की।
टीपू सुल्तान वह पहला शासक था जिसने पश्चिमी पद्धतियों को अपने प्रशासन में लागू करने की कोशिश की। उसने सैन्य प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया और आधुनिक हथियारों के उत्पादन के लिए एक कारखाना भी लगाया, फ्रांसीसियों की सहायता से। उसने अंग्रेजों और निजाम व मराठों की संयुक्त सेना के विरुद्ध थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में शामिल हुआ। अंततः उस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की उसे संधि करनी पड़ी। तो अब याद रखना है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, वो टीपू सुल्तान और कंपनी के बीच हुआ। और थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध में के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को और उनके सहयोगियों जो निजाम और मराठे थे उनको देना पड़ा, परंतु टीपू सुल्तान के लिए यह मान्य नहीं था। अंततः एक युद्ध अभी और बाकी था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 के आसपास हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और जानकारियां हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वह श्रृंगेरी के जो जगत गुरु थे शंकराचार्य, उनका महान प्रशंसक था और उसने मराठों द्वारा नष्ट की गई देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए अपना योगदान भी किया था, आर्थिक रूप से योगदान किया था। उसकी आत्मकथा का नाम तारीख खुदाई है। ये बात याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टीपू सुल्तान की आत्मकथा का नाम क्या है? तारीख खुदाई। उसने फताहल मुजाहिद्दीन नाम से एक सैन्य पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें रॉकेट साइंस और रॉकेट ब्रिगेड से संबंधित जानकारी दी गई थी। उसने अपने पिता हैदर अली के द्वारा आरंभ की गई लाल बाग परियोजना, जो बेंगलोर में है, को पूरा किया और कावेरी नदी पर जो है कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण भी करवाया। ये सब बातें फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना जरूरी है। अगला जो राज्य है वो जाट राज्य है। मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद 17वीं शताब्दी में शक्तिशाली भरतपुर राज्य की स्थापना के साथ ही जाट राज्य अस्तित्व में आया। तो राज्य का नाम याद रखिए, भरतपुर राज्य। जाट विद्रोही मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और गंगा दोआब के पश्चिमी भाग के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां केंद्रित थे। जाट एक खेतिहर की जाति है, खेती का काम करते हैं ये लोग, और पूर्वी क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्यों में भी ये मिलते हैं थे। ये प्राचीन व मध्यकालीन कृषक के साथ साथ महान योद्धा भी थे, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम शासकों द्वारा सैनिक के रूप में अपने अपने यहाँ भर्ती किया गया था। आगरा क्षेत्र के कुछ महत्वाकांक्षी जाट जमींदारों का मुगल, राजपूत और अफगानों के साथ लंबा संघर्ष भी हुआ, क्योंकि वे जाट जमींदार एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। सूरजमल एकमात्र जाट नेता था जिसने बिखरे हुए जाटों को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित किया। और कुछ प्रमुख जाट नेताओं का विवरण एक एक करके हम देखते हैं। इससे पहला व्यक्ति है जिनका नाम है गोकुल या गोकला, गोकुल भी कहा जाता है इनको, या गोकला। वह तिलपत का जमींदार था जिसने 1669 ईस्वी में जाट विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन मुगल गवर्नर हसन अली द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया और गोकला या गोकुल की मृत्यु हो गई। अगला जो है वो है राजा राम, सिसना का जमींदार था इसने। अगले व्यक्ति का नाम था चूड़ामन, जो राजा राम का ही नेफ्यू था या भतीजा था। इसने ही आगे चल करके भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और बहादुर शाह ने इसे मनसब भी प्रदान किया था। बंदा बहादुर के विरुद्ध मुगल अभियान में इसने मुगलों का साथ भी दिया था। अगले व्यक्ति का नाम है बदन सिंह। यह चूड़ामन का भतीजा था। इसने अहमद शाह अब्दाली से राजा की उपाधि प्रदान की थी, ली थी। उसे जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? है ना, बदन सिंह को।
फिर आ गए सूरजमल। सूरजमल जो है वो बदन सिंह के द्वारा गोद लिया पुत्र था। उसे जाट शक्ति का प्लेटो या जाट जाति का अफलातून भी कहा जाता है। अफलातून का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो है सक्रिय व्यक्ति। जाट जाति का प्लेटो या जाट अफलातून भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जाट राज्य की को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। उसने दिल्ली, आगरा और मेवाड़ के क्षेत्र में जाट अभियानों का नेतृत्व किया और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की सहायता करने के लिए भी सहमत हुआ। पठानों द्वारा दिल्ली के पास उसकी हत्या कर दी गई थी। सूरजमल के बारे में कहा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष है कि 17वीं सदी में मुगलों के विघटन के कारण जाटों के रूप में एक नई लड़ाकू जाति का उदय हुआ, जिसने स्वयं को मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करने वाले इंडो सिथियन का वंशज बताया। हालांकि उन्होंने राज्य का स्थापना तो किया, गठन तो किया, लेकिन उनकी आंतरिक संरचना जनजातीय संघ जैसी ही बनी रही। अगला जो राज्य है वो है राजपूत राज्य। औरंगजेब की धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों से असंतुष्ट होकर मेवाड़, जो उदयपुर अभी है वर्तमान में, मारवाड़ जो जोधपुर है, आमेर जो जयपुर है, जैसे प्रमुख राजपूत राज्य मुगल साम्राज्य से अलग हो गए। जोधपुर और जयपुर के शासकों को गुजरात और मालवा का मुगल गवर्नर भी बनाया गया था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि राजपूत मुगल साम्राज्य में अपनी स्थिति और प्रभाव को फिर से प्राप्त कर रहे हैं और जाटों एवं मराठों के विरुद्ध मुगल साम्राज्य के प्रमुख विश्वासपात्र सहयोगी के रूप में उभर रहे हैं। जोधपुर और जयपुर के राजाओं ने उत्तरवर्ती मुगलों के काल में मुगल साम्राज्य के काफी बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में ले लिया। जैसे जैसे मुगल सत्ता उत्तर काल में कमजोर होती गई, उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर और जयपुर के राजा दिल्ली की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने लगे। इस समय के सबसे प्रमुख राजपूत राजा आमेर के सवाई राजा जय सिंह थे, जिन्हें पहले सूरत और बाद में आगरा का गवर्नर भी बनाया गया। उन्होंने जयपुर जैसे सुंदर एक शहर की स्थापना भी की और दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में नक्षत्र वेधशालाओं, जिसको जंतर मंत्र कहा जाता है, का निर्माण भी करवाया। आप ये ध्यान रखें कि भारत में 5 अलग अलग स्थानों पर जंतर मंत्र की स्थापना करवाई गई थी। वो 5 स्थान कौन है? तो यहाँ देख लें, वो दिल्ली है, फिर जयपुर है, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा। अच्छा, जाट, मराठों और अन्य क्षेत्रीय राज्यों के उदय होने से अपने राज्य के बाहर उनकी जागीरें कम होने लगी और उनका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि राजपूतों की राजनीतिक शक्ति का ह्रास हो गया था, लेकिन एक राजस्थानी समूह का देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव था वो बहुत आगे तक आया। ये वे व्यापारी थे जो उस समय गुजरात, दिल्ली, आगरा के महत्वपूर्ण केंद्रों के बीच होने वाले व्यापार को नियंत्रित करते थे और उसमें शामिल भी थे। साम्राज्य के पतन के साथ ही इन केंद्रों का व्यावसायिक महत्व भी कम होने लगा। अतः ये व्यापारी नए केंद्रों की ओर आए, बढ़ने लगे और बंगाल, अवध एवं दक्कन में व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने लगे। निष्कर्ष क्या है? राजपूतों ने सम्राट औरंगजेब की नीतियों से असंतुष्ट होकर स्वयं को स्वतंत्र अनाउंस किया, घोषित किया। मुगल साम्राज्य के टूटने से संपूर्ण देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई थी। इन बदलती परिस्थितियों के कारण पूरे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधनों में आमूलचूल बदलाव आए थे। अब देखते हैं पंजाब में सिखों के बारे में। तो 10वें और अंतिम सिख गुरु, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह है, सिखों को एक लड़ाकू समूह के रूप में संगठित तो कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के शासन काल तक वे कोई भी राज्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके थे। उनकी मृत्यु के बाद सिखों को बंदा बहादुर के रूप में एक योग्य नेता जो है वो प्राप्त हुआ।
बंदा बहादुर को सिखों का पहला राजनीतिक व्यक्ति भी कहा जाता है। उन्होंने बड़ी संख्या में सिखों को संगठित किया और सरहिंद पर कब्जा कर लिया। उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की का भी प्रयास किया और गुरु नानक और अब गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के भी चलवाए तथा अपनी मुहर लगे हुए आदेश भी जारी किए। उसके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों का बहादुरी पूर्वक विरोध किया और लाहौर से दिल्ली के बीच के पूरे क्षेत्र में जमकर लूटपाट की। मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष के दरमियान उसे जो है गुरदासपुर के किले में बंदी बना लिया गया। उसके बाद बंदा बहादुर और उसके समर्थकों को जो है दिल्ली भेज दिया गया, जहां उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार भी किए गए। बंदा बहादुर के युवा पुत्र की हत्या कर दी गई और स्वयं उसे भी कई तरह से यातनाएं दी गई, उत्पीड़ित किया गया और अंततः हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर के समर्थक उसे सच्चा बादशाह या सच्चा पातशाह भी कहते थे। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के मतों सिद्धांतों ने लोगों के दिलों में अपनी गहरी आस्था जमाई थी। सिखों ने स्वयं को धीरे धीरे एक सिख राज्य के रूप में संगठित भी कर लिया। पंजाब में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बाद उपजी अव्यवस्था और संदेह की स्थिति ने सिखों को एक शक्ति के रूप में उभरने में या सिखों को अपने लिए काम करने में मदद भी प्रदान की थी। सन 1764 ईस्वी में सिख अमृतसर में इकट्ठे हुए और पहली बार जो है देग, तेग और फतेह नाम से शुद्ध चांदी के सिक्के उन्होंने ढाले। ये पंजाब राज्य में सिख संप्रभुता की पहली उद्घोषणा थी। उन्होंने स्वयं को 12 मिसलों, मिसल का मतलब होता है लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित सैन्य भाईचारा बंधुत्व में संगठित किया और पंजाब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन मिशनों के जो प्रमुख थे ने आपस में क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया था, यहाँ तक कि अहमद शाह अब्दाली भी इन मिशनों को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाया था और उसके भारत से लौटने के 2 साल के अंदर ही सरहिंद और लाहौर में उसके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नरों को इन लोगों ने खदेड़ दिया था। सिखों ने नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसी छोटी छोटी जागीरें जो थी इनका उदय हुआ। 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों को संयुक्त कर एक शक्तिशाली पंजाब या सिख राज्य की स्थापना की। अब देखते हैं एंग्लो सिख वॉर या आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है उसमें अंग्रेजों ने दिलीप सिंह के शासनकाल में पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर, पंजाब की राजधानी जो हुआ करती थी, लाहौर पर कब्जा कर लिया तथा 9 मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। युद्ध हार जाने का भुगतान न कर पाने के कारण पंजाब दरबार कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया और कंपनी ने इस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति, जिनका नाम था गुलाब सिंह, को कश्मीर सौंप दिया। मीडिएटर जो थे वो उनका नाम था गुलाब सिंह। ये कश्मीर इनको मिल गया। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी हुए। द्वितीय आंग्ल सिख संधि की शर्तों और समझौते के बावजूद पंजाब की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था, जिसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का आधार बनाया। युद्ध के पश्चात लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब को कंपनी में मिला लिया गया। लॉरेंस को पंजाब का पहला कमिश्नर बनाया गया। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो 12 जो मिशल थे इनको उन 12 मिशलों का नाम लिखा हुआ है और उस मिशल के संस्थापक का नाम भी लिखा हुआ है। इसे एक बार अच्छे से रीड कर लें और नोट डाउन कर लिया जाए। अगला जो राज्य हमें पढ़ना है वो है हैदराबाद। हैदराबाद के इतिहास का निर्माण अनेक राज्यों व शासकों जैसे चालुक्य वंश, काकतीय वंश, दिल्ली सल्तनत, बहमनी सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, निजामों और अंग्रेजों के द्वारा हुआ। इसी कारण उसका इतिहास अत्यधिक विविधतापूर्ण है। मुगल बादशाह द्वारा चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क जिससे हम कहते हैं, उन्हीं का नाम, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई और दक्कन का गवर्नर बना दिया गया। सन 1722 ईस्वी में उसने मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति को देखते हुए वह दक्कन लौट गया
और दक्कन के क्षेत्र पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। उसके उत्तराधिकारी जो हुए, मतलब निजामुल मुल्क के या चिनकलेज खां के उत्तराधिकारियों को हैदराबाद का निजाम कहा जाने लगा। हैदराबाद के निजामों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक हैदराबाद पर शासन किया गया और हैदराबाद का सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी विकास किया गया। उन कुछ निजामों के नाम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे संस्थापक कौन है? निजामुल मुल्क या चिनकलेज खां। वह हैदराबाद राज्य का संस्थापक था, जिसने 1738 ईस्वी में पेशवा के साथ भोपाल की संधि की और 1739 में करनाल के युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। नासिर जंग उसके बाद हुआ, उसके बाद मुजफ्फर जंग, फिर सलाबत जंग। हैदराबाद के निजाम कला और संस्कृति के पारखी थे, साहित्य के अनुयायी थे। उन्होंने हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय और चौमहला महल का निर्माण भी करवाया था। इसका निष्कर्ष क्या है? हैदराबाद राज्य इतिहास के राजवंशों के उदय और पतन से भरपूर है, लेकिन उसके वास्तविक संस्थापक निजामुल मुल्क या चिनकलेज खां थे, जिन्होंने न केवल राज्य की सीमाओं का निर्धारण किया, बल्कि उसे सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनाया। इन सभी राज्यों को स्टडी या डिस्कस करने के बाद हम अब जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो यह है कि मुगल साम्राज्य 1707 के बाद कमजोर होने लगा था और संपूर्ण देश, पूरा भारत कई छोटे छोटे राज्यों में जो है वो बट गया, विभक्त हो गया। ऐसा नहीं है कि सभी शासक इसमें अयोग्य ही थे, परंतु यह बात जरूर है कि ये सभी मुगल साम्राज्य से अलग होकर भी कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था विकसित नहीं कर पाए। इनमें भी वे सभी खामियां थीं जो मुगल साम्राज्य में निहित थीं। अतः इनका भी वही हाल होना था और हुआ भी जो मुगल साम्राज्य के साथ हो रहा था। ब्रिटिश कंपनी ने बड़ी आसानी से इन्हें अपने जाल में फंसाया और इनकी ही संपत्ति का इस्तेमाल इन्हें जो है बर्बाद करने में किया। और ये सभी मूक दर्शक बनकर एक दूसरे की बर्बादी का जो जश्न मनाते रहे, ये भूल गए कि इनकी भी बारी आनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर अपना शासन स्थापित करने के लिए इन्हीं छोटे छोटे राज्यों और कुछ यूरोपीय शक्तियों से निपटना पड़ा। नियति को शायद यही मंजूर भी था और भारत एक बार फिर से सदियों की गुलामी के लिए तैयार हो गया। अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन आरंभ कर दिया। इस प्रकार ये थर्ड चैप्टर जो है स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे पेज को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमसे फेसबुक पर भी जो है वो जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर लगातार करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते रहते हैं। फेसबुक पर जुड़ने के लिए लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।